नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश जो कभी बैलगाड़ी पर अपने रॉकेट ले जाया करता था, आज वो चांद के उस हिस्से पर कैसे पहुंच गया जहां कोई नहीं पहुंच पाया। आज हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की इसी जबरदस्त उड़ान की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया है। देखिए, ये एक लाइन ही भारत की पूरी यात्रा को बयां कर देती है, बैलगाड़ी से चांद के साउथ पोल तक। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इरादे पक्के हों और टैलेंट हो तो कम संसाधनों में भी क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस अविश्वसनीय बदलाव को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा जहां इसकी नींव रखी जा रही थी। ये 2014 से पहले का समय था। एक ऐसा दौर जब हर लॉन्च एक संघर्ष था, लेकिन हर संघर्ष एक बड़ी सीख भी था। ये वो दौर था जब भारत पर कई तरह के तकनीकी बैन लगे हुए थे, लेकिन इसरो ने इसे एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मौके में बदला। आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता था और इसी सोच ने जन्म दिया PSLV को, हमारे अपने वर्क हॉर्स रॉकेट को। इसी रॉकेट ने 2008 में चंद्रयान 1 को चांद तक पहुंचाया, जिसने वहां पानी खोजकर दुनिया के लिए एक नई राह खोल दी। और फिर 2013 में हुआ मंगलयान का वो ऐतिहासिक लॉन्च, जिसने भारत को पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचा दिया। इन बड़ी बड़ी सफलताओं के बावजूद कार्यक्रम की जो रफ्तार थी वो धीमी थी। 2014 से पहले इसरो साल में औसतन सिर्फ 2 से 3 मिशन ही लॉन्च कर पाता था। इससे पता चलता है कि उस समय फोकस लंबी छलांग लगाने पर नहीं बल्कि धीरे धीरे पर मजबूती से कदम बढ़ाने पर था। तो संक्षेप में कहें, 2014 से पहले इसरो एक पारंपरिक सरकारी एजेंसी की तरह काम कर रहा था। इसका मुख्य काम था देश की जरूरतों को पूरा करना, जैसे मौसम की सटीक जानकारी देना या कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। स्पेस को एक बिजनेस के तौर पर नहीं देखा जाता था और प्राइवेट सेक्टर की तो इसमें कोई भूमिका थी ही नहीं। ये नींव बनाने का दौर था, आसमान छूने का नहीं। और फिर आता है साल 2014। ये भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहां से सब कुछ बदल गया। सोच बदली, रफ्तार बढ़ी और लक्ष्य तो बहुत बड़े हो गए। ये एक नए और ज्यादा आक्रामक युग की शुरुआत थी। इस नए दौर की ताकत का सबसे बड़ा सबूत ये एक नंबर है, 104। सोचिए जरा, 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये दुनिया को बताने का तरीका था कि भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक लीडर है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, ये दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक खुला न्योता था कि अगर आप कम लागत में और भरोसे के साथ अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो भारत आपके लिए सही जगह है। एक मजेदार बात बताऊं, हमारा मंगलयान मिशन हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी सस्ता था। यहीं से भारत ने दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके पैसा कमाना भी शुरू किया। 2014 के बाद स्पेस सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा, ये दोस्ती और कूटनीति का भी एक जरिया बन गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सार्क सैटेलाइट। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को ये सैटेलाइट एक तोहफे के तौर पर दिया, ये दिखाने के लिए कि भारत की स्पेस क्षमताएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हैं। इसके बाद तो भारत ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2023 में चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर सका था, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। फिर हमने सूरज की तरफ आदित्य L1 भेजा और अब हम इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहे हैं। ये दिखाता है कि अब भारत बड़े और साहसिक लक्ष्य रखने से बिल्कुल नहीं डरता। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद इस नए दौर का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, और वो है स्पेस का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना। ये एक ऐसा कदम था जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये तस्वीर इस बदलाव की पूरी कहानी कह देती है। 2014 से पहले प्राइवेट कंपनियां इसरो के लिए ज्यादा से ज्यादा नट बोल्ट जैसे छोटे मोटे पुर्जे बनाती थीं, और आज 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो अपने खुद के रॉकेट और सैटेलाइट बनाने का सपना देख रहे हैं और उसे पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए सरकार ने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। इन स्पेस को एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह बनाया गया ताकि स्टार्टअप्स को भटकना ना पड़े। NSIL को इसरो की एक तरह से मार्केटिंग टीम बनाया गया और 2023 की स्पेस पॉलिसी ने सबके लिए नियम साफ कर दिए। और इस नई नीति का फल भी बहुत जल्दी मिला। 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस नाम के एक स्टार्टअप ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया।
ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने ये साबित कर दिया कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में उड़ान भर चुका है। तो चलिए एक नजर में इस पूरे बदलाव को समझते हैं। सोच जो पहले सिर्फ क्षमता बनाने की थी, अब ग्लोबल लीडरशिप की है। लॉन्च की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। प्राइवेट सेक्टर जो कभी था ही नहीं, अब इस दौड़ का एक अहम खिलाड़ी है। और दुनिया में भारत की छवि अब सिर्फ एक सस्ते विकल्प की नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनर की है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। भविष्य के जो लक्ष्य हैं वो और भी बड़े हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले दशकों में भारत अंतरिक्ष में क्या करने की योजना बना रहा है। भविष्य का रोड मैप बिल्कुल साफ और बहुत महत्वाकांक्षी है। हम अब अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से दूसरे देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारी आत्मनिर्भरता को साबित करता है। लेकिन असली लक्ष्य और भी बड़े हैं। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चांद पर एक भारतीय। तो संक्षेप में भारत का स्पेस प्रोग्राम 2 युगों की कहानी है। 2014 से पहले का नींव बनाने का दौर और 2014 के बाद का ऊंची उड़ान भरने का दौर। ये कहानी है सही विजन की, वैज्ञानिक प्रतिभा की और साहसिक फैसलों की। और इसीलिए आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ तारे नहीं दिखते, हमें भारत की अनंत संभावनाएं नजर आती हैं।